Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you classification and structure of blood vessels. तो blood vessel का कैसे हम क्लासिफाई करते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर होता है इस वीडियो में हम समझेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्लड वेसल्स आर द चैनल्स और कंडक्ट्स थ्रू विच द ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू बॉडी टिश्यूज. तो ब्लड वेसल्स अगर हम समझें कि ब्लड वेसल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है उनका, तो ब्लड वेसल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर रहते हुए हमारी बॉडी के हर हिस्से तक जो है ब्लड अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन यही ब्लड वेसल्स लेके जाती हैं. ठीक है. तो अगर ब्लड वेसल्स नहीं होंगे तो ब्लड किस में पंप होगा, तो ब्लड वेसल्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब the blood vessels make up two closed systems of tubes that begin and end at the heart. तो blood vessels में दो तरह की blood vessels होती हैं बेसिकली. एक होती है arteries और एक होती है veins. ठीक है. तो हार्ट से ब्लड पंप होता है और हार्ट से ही arteries और veins निकलती हैं और हार्ट पे ही आकर के ये एंड होती हैं. तो एक तरीके से पूरा का पूरा ये सर्किट है वो क्लोज्ड सर्किट है. ठीक है. So one system, the pulmonary vessels, एक जो सिस्टम है वो है pulmonary vessels होती है उसके अंदर, यानी pulmonary मतलब लंग. ठीक है. यानी वो वेसल जो कि लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, लंग्स के अंदर जाती हैं और ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स एंड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम. तो वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को भेजती हैं पल्मोनरी यानी लंग में भेजती हैं और लंग से वापस ब्लड को लेके आती हैं लेफ्ट एट्रियम में. द अदर सिस्टम, द सिस्टेमिक वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द टिश्यू. वहीं पे सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन उसमें क्या देखते हैं हम, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है. सो एंड देन रिटर्न्स द ब्लड टू द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में ये ब्लड वापस से आता है. सो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ब्लड वेसल्स आर क्लासिफाइड ईदर आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स. तो आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स में हम ब्लड वेसल्स को डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो वन बाय वन हम तीनों तरह के ब्लड वेसल्स को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले आता है आर्टरीज. तो आर्टरीज आप सबको पहले से थोड़ा बहुत पता होगा कि आर्टरीज में क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ब्लड को लंग्स में लेके जाती है. ठीक है. राइट जो वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाती है. एंड देन आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. तो आर्टरी और वेन्स की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें यही है कि आर्टरी हम किस ब्लड वेसल को कहेंगे, जो भी ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को लेके बॉडी के दूसरे हिस्से में जाए उसको हम आर्टरीज कहेंगे, वेदर इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. पल्मोनरी आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड दैट हैज लो ऑक्सीजन कंटेंट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स. तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला ब्लड जो है वो लंग्स में ट्रांसफर करती हैं from heart. And systemic arteries transport oxygenated blood from the left ventricles to the body tissues. वहीं पे अगर आप systemic arteries को देखें तो वो हमेशा oxygenated blood carry करती हैं. And then blood is pumped from the ventricles into the large elastic arteries that branch repeatedly into smaller and smaller arteries until the branching results in microscopic arteries called arterioles. ठीक है. तो वहीं पे एक अओर्टा होता है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और वो अओर्टा आगे चल के बहुत बार मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड होती है और लास्ट में बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक आर्टेरियोल्स के में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि ये आर्टेरियोल्स बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक ब्लड की सप्लाई पहुंचा सके. ठीक है. सो द आर्टेरियोल्स प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो इनटू द टिश्यू कैपिलरीज. About 10% of the total blood volume is in the systemic arterial system at a given time.
तो ये आर्टेरियोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसी की वजह से ब्लड की सप्लाई ईच एंड एवरी टिश्यू, बॉडी के टिश्यू में हो पाता है। ओके, एंड अगर हम इनके फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं कि आर्टरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सो द वॉल ऑफ एन आर्टरी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर से बनी रहती है आर्टरी की वॉल। पहली वॉल जो अगर अंदर से शुरू करें तो सबसे पहले आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आती है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर की लेयर को हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। ओके, एंड देन ये बनी किससे रहती है? ये बनती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, ठीक है, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू का बेसमेंट मेम्ब्रेन भी रहता है, ठीक है, विद इलास्टिक फाइबर्स। तो इसके अंदर काफी इलास्टिसिटी रहती है और ये कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स अलोंग विद इलास्टिक टिश्यूज, ठीक है, इलास्टिक फाइबर से बना रहता है ट्यूनिका इंटीमा। एंड देन सेकेंड लेयर आती है आपकी ट्यूनिका मीडिया की, ठीक है। सो द मिडिल लेयर द ट्यूनिका मीडिया इज प्राइमरली स्मूथ मसल। तो ये स्मूथ मसल की बनी रहती है ट्यूनिका मीडिया, एंड इज यूजुअली द थिकेस्ट लेयर, और ये सबसे ज्यादा थिक रहती है, खासकर आर्टरीज में ये काफी थिक रहती है। अब जब मिडिल लेयर थिक रहेगी तो आप सोच सकते हो कि जो ल्यूमेन है उसका डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ल्यूमेन का डायमीटर इतना फिक्स है और इसके अंदर की कोई चीज थिक हो जा रही है, तो इट मीन्स कि इसका डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है, अंदर का। तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जितना डायमीटर कम होगा, ब्लड का प्रेशर, एक सर्टेन प्रेशर ब्लड का मेंटेन रहेगा। अगर ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर नहीं मेंटेन रह पाएगा। तो ये इसीलिए होता है कि ब्लड का प्रेशर मेंटेन है, ठीक है। एंड इज यूजुअली थिकेस्ट लेयर, इट not only provides support for the vessels but also changes vessel diameter to regulate blood flow। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड फ्लो को, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, देन the outermost layer which attaches the vessels to the surrounding tissue is the tunica externa और tunica adventitia, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल लेयर होती है किसी भी आर्टरी की, उसी से तो बाकी टिश्यू, जैसे कोई आर्टरी कहीं से जा रही है किसी टिश्यू के बीच में, तो वो आर्टरीज अगल बगल की मसल से थोड़ा अटैच होगी तभी, नहीं तो वो तो झूलने लगेगी, है ना। तो इसी वजह से इसका नाम ट्यूनिका एडवेंशिया भी रखा है। ये अटैचमेंट का काम करती है बॉडी के दूसरे टिश्यू से, और इसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। ओके, दिस लेयर इज कनेक्टिव टिश्यू विद वेरिंग अमाउंट्स ऑफ इलास्टिक एंड कोलाजन फाइबर्स। तो इसमें क्या होता है, इलास्टिक एंड कोलाजन फाइबर्स भी रहते हैं और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी रहती है। इसका काम कनेक्ट करना होता है। ओके, द कनेक्टिव टिश्यू इन दिस लेयर इज क्वाइट डेंस where it is adjacent to the tunica media, but it changes to loose connective tissue near the periphery of the vessel। तो periphery of the vessel में loose connective tissue रहती है ताकि ये अगल बगल के टिश्यू से कनेक्ट हो पाए। एंड देन हमारे पास, हमने आर्टरीज का देख लिया, अब हम देखते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज बिल्कुल बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक जो है, आप कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं। ओके, सो द कैपिलरीज, द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ब्लड वेसल्स, फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज आर्टरीज, एंड द वेसल्स दैट रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, वेन्स। The primary function of capillary is the exchange of material between the blood and the tissue cells। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ से कैपिलरीज, रेड कलर की कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, फिर लेकिन इन कैपिलरीज की ब्रांचिंग भी हुई, जो कि आर्टेरियोल्स में ये ब्रांच हो गई, ठीक है। आर्टेरियोल्स में ये ब्रांच हो गई और ये आर्टेरियोल्स फिर से फर्दर और ब्रांचिंग हुई इनकी, और वो और कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई। यही कैपिलरीज जो है सेल के डिफरेंट टिश्यू के डिफरेंट हिस्से में हर एक सेल के पास जाती हैं और उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, और उसके अंदर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट CO2 या कोई और वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है उसको अपने अंदर ले लेती हैं और लेके आगे बढ़ती हैं। तो इन्हीं यही कैपिलरीज जब आगे बढ़ती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, फिर वो यूनाइट होने लगती है। जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग होने लगती है, वहां पे ये डी ब्रांचिंग होने लगती है और ये फिर वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, और वेन्यूल जो है मिल करके एक जो है वेन बनाती है, और फिर यही वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हमारे
वापस से हार्ट में जाती है। तो ये एक पूरा साइकिल है, ठीक है। तो कैपिलरीज के थ्रू ही हमारी आर्टरीज और वेन्स आपस में कनेक्ट हो पाती हैं। सो कैपिलरी डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज विद द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी टिश्यू। तो जो जितना ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा उतनी ज्यादा कैपिलरीज का नंबर होगा किसी भी बॉडी में। सो टिश्यू सच एज स्केलेटल, मसल, लीवर, किडनी हैव एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क बिकॉज दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड रिक्वायर एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये सबसे ज्यादा इसका नेटवर्क कहाँ होता है? स्केलेटल मसल, लीवर और किडनी में, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म का काम होता है। अदर टिश्यू सच एज कनेक्टिव टिश्यू हैव लेस abundant supply of capillaries। जहाँ पे कम मतलब ऑक्सीजन की जरूरत है वहाँ पे उतनी कैपिलरी की सप्लाई नहीं होगी। एंड द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन एंड द लेंस एंड कॉर्निया ऑफ द आई कंप्लीटली लैक अ कैपिलरी नेटवर्क। एपिडर्मिस में, कॉर्निया, कहाँ वहाँ कैपिलरी, कोई भी कैपिलरी नहीं होती, ठीक है। सो अबाउट 5% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज इन द सिस्टेमिक कैपिलरीज एट एनी गिवन टाइम, अनदर 10% इज इन द लंग्स। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में किसी भी वक्त ब्लड का 5% हिस्सा हमारी कैपिलरीज में रहता ही है, ठीक है। सो स्मूथ मसल सेल्स इन द आर्टेरियोल्स वर देयर ब्रांच टू फॉर्म कैपिलरीज, रेगुलेट ब्लड फ्लो फ्रॉम द आर्टेरियोल्स इनटू द कैपिलरीज। तो ये हमने देखा। एंड देन दूसरी टाइप की जो ब्लड वेसल है वो है जिसको हम कहते हैं वेन्स। तो वेन्स को हम क्यों जानते हैं? वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इनटू द हार्ट, ठीक है। लेकिन वेन की डेफिनेशन ये है कि जो भी ब्लड वेसल जो है ब्लड को लेके हार्ट के अंदर जाए उसको हम वेन कहेंगे, ठीक है। सो वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आफ्टर ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इट एंटर्स द स्मॉलेस्ट वेन कॉल्ड द वेन्यूल्स। तो कैपिलरीज से जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो गया तो वो कैपिलरीज जाकर के स्मॉल वेन्स जिसको कि हम वेन्यूल्स कह रहे हैं उनमें मर्ज हो जाती हैं और ये वेन्यूल्स बाद में आपस में मर्ज होके वेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द वेन्यूल्स इट फ्लोज इनटू प्रोग्रेसिवली लार्जर एंड लार्जर वेन्स अंटिल इट रीचेस द हार्ट। इन द पल्मोनरी सर्किट, तो हमारे बॉडी में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। एक बार हार्ट से ब्लड निकल करके लंग्स में जाता है और वापस लंग से हार्ट में आता है, एंड देन हार्ट से फिर वो पूरी बॉडी में जाता है, एंड देन पूरी बॉडी से फिर से हार्ट में आता है। इस वजह से जो ह्यूमन में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ओके। देन तो जो हार्ट का जो ब्लड का सर्कुलेशन है लंग्स के लिए उसको हम पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। सो इन द पल्मोनरी सर्किट द पल्मोनरी वेन्स ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट atrium of the heart. This blood has a high oxygen content because it has just been oxygenated in the lungs. Okay. Then systemic veins transport blood from the body tissue to the right atrium of the heart. This blood has a reduced oxygen content because the oxygen has been used for metabolic activities in the tissue cells. तो ये हमने देखा। And then मतलब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जितनी भी वेन्स होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी सर्किट में जो वेन्स होंगी उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एंड देन अगर हम डिटेल में देखें कि जो हमारी वेन्स है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। बट इसमें जो ट्यूनिका मीडिया है, जैसे हमने आर्टरीज में डिस्कस किया कि वो काफ़ी थिक होती है, इसमें ट्यूनिका मीडिया जो है उतनी थिक नहीं होती है या थिन होती है, जिसकी की वजह से वेन्स का जो ल्यूमेन है वो काफ़ी बड़ा होता है। और ये भी रीज़न है कि वेन्स पे ब्लड फ्लो जो है वो उसका प्रेशर काफ़ी कम रहता है, और इसी वजह से वेन्स में कई जगह आपको वॉल्व्स दिखेंगे ताकि वो ब्लड के बैक फ्लो को रोक सकें। The walls of the vein have the same 3 layers as the arteries. Although all the layers are present, there is less smooth muscle and the connective tissue. The connective tissue भी कम रहता है and smooth muscle cells भी कम रहती हैं. This makes the walls of the vein thinner than those of the arteries, which is related to the fact that blood in the veins has less pressure than in the arteries. Because the walls of the veins are thinner and less rigid than arteries, वेन्स कैन होल्ड मोर ब्लड, तो ज्यादातर ब्लड वेन्स में ही रहता है
ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज इन द वेन्स एट एनी गिवन टाइम। तो 70% से अधिक ब्लड जो है वो किसी भी टाइम पे हमारी वेन्स में ही रहता है। ओके, देन मीडियम एंड लार्ज वेन्स हैव वेनस वेल्स similar to the semilunar veins associated with the heart that help keep the blood flowing towards the heart. Venous valves are especially important in the arms and legs where they prevent the backflow of blood in response to pull of the gravity. तो वीनस वॉल्व्स रहते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, क्योंकि वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर काफी कम होता है, तो कहीं ब्लड जो है वो ग्रेविटी की वजह से ऊपर ही ना जाए, तो इस वजह से वॉल्व्स लगे रहते हैं ताकि बैक एक बार जो ब्लड आ गया वो बैक फ्लो ना हो। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में कि सर्कुलेटरी पाथवे कितने तरीके के होते हैं। तो दो सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्किट और एक होता है सिस्टेमिक सर्किट। तो पल्मोनरी सर्किट में हम क्या देखते हैं, पल्मोनरी सर्किट में हम बेसिकली देखते हैं कि जो ब्लड है वो हार्ट तक हार्ट से लंग्स में कैसे जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पे आप राइट पल्मोनरी वेन्स जो है वो ब्लड को लेके जाती हैं एंड राइट आर्टरियम है और ये राइट वेंट्रिकल्स है एंड ये हार्ट मसल्स है। देन यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स है और ये ब्लड को जो है हार्ट में लेके जाता है एंड देन हार्ट में इस ब्लड का जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके हार्ट से लंग्स में जाती है राइट वेंट्रिकल से और वहां पे उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और ऑक्सीजनेशन के बाद वो जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो ब्लड जो है वापस से लेफ्ट आर्टरियम में आता है और लेफ्ट आर्टरियम से वो ब्लड वापस से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो ये जो ब्लड का हार्ट से लंग्स में जाना है एंड देन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर वापस से हार्ट में आना है, सिर्फ इतने सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। ठीक है, वहीं पे सिस्टेमिक सर्किट किसको कहते हैं, जो ब्लड एक बार हमारे लेफ्ट आर्टिया में आ गया पल्मोनरी वेन के थ्रू, अब वो लेफ्ट आर्टिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स से वो अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा इंक्लूडिंग अवर ब्रेन। ठीक है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हेड एंड अपर एक्सट्रीमिटीज अलॉन्ग विद एब्डोमेन एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये पूरा जो सर्कुलेशन होता है एक्सेप्ट लंग्स, बाकी बॉडी के हिस्सों में ब्लड को पहुंचाने के या ब्लड के सर्कुलेशन को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।